बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेटिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आगे हमने स्टडी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर होगा। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक फ्रेम में है, एस फ्रेम में है, तो दूसरे फ्रेम में इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो इसको हमने देखना है। तो सबसे पहले कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ये आपके पास एक वायर है और करंट फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो इसके जो इर्द गिर्द, इस वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा और इसी डायरेक्शन में ये इस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, तो इसको अगर हमने स्टडी करना है तो सबसे पहले हमने एम्पियर्स लॉ को देखना है कि एम्पियर्स लॉ क्या कहते हैं, क्योंकि एम्पियर्स लॉ के बगैर हम इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एम्पियर्स लॉ बेसिकली इस तरह इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो एम्पियर्स लॉ आप लोगों को पता है कि एम्पियर्स लॉ है क्या। मैथमेटिकली एम्पियर्स लॉ को हम इस तरह लिखते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप must be equal to mu naught times the total current enclosed in that loop. So ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये कहते हैं कि फॉर एनी क्लोज्ड लूप, कोई भी क्लोज्ड लूप है, द सम ऑफ द लेंथ एलिमेंट्स को अगर हम सम कर ले, ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट एनक्लोज्ड एंड इनसाइड द लूप। तो ये डेफिनेशन है किस चीज़ की, ये है एम्पियर्स लॉ की। अब देखें ना, ये आपके पास एक अगर हम एक क्लोज्ड लूप इस तरह बना लें, ठीक है, ये हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है। अब ये क्लोज्ड लूप हम मतलब एक वायर है, इसके इर्द गिर्द हम एक क्लोज्ड लूप कंसिडर कर लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अच्छा, ये जो लेंथ है, अगर लेंथ की डायरेक्शन इस साइड पे है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस साइड पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ जो है ये सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बी डॉट डी एल, इसका जो इंटीग्रेशन है, तो बी डी एल आपके पास एंगल कोसाइन थीटा आ जाएगा। तो कोसाइन थीटा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है बी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, जैसा कि अगर हम इसको इस तरह ले लें कि आपके पास अगर लेंथ की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये स्मॉल लेंथ डी एल है इस केस में। और दूसरा केस ये है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और लेंथ भी इस डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये डी एल हो गया। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 है। और आप लोगों को पता है कि कोसाइन ऑफ 0 ये 1 के बराबर है, लेकिन कोसाइन ऑफ 90 ये बराबर है कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, ये आपके पास बराबर होता है ये 0 के। तो अब यहाँ से एक हम रिज़ल्ट इधर से निकाल सकते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है
लेंथ एलिमेंट के, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाना चाहिए और वो बी डी एल और कोसाइन 0 ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को अगर हम पैरेलल कर दें डी एल के, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ सकता है। अगर जिस तरह मैंने ये लिखा है कि अगर बी पैरेलल है इसके, तो ये म्यू नॉट एनक्लोज्ड, और आफ्टर इंटीग्रेशन मतलब बी एल को अगर हम बाहर निकाल लें, बी एल को बाहर, डॉट तो ख़त्म हो गया, बी एल पैरेलल को हम बाहर निकाल दें और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ये क्लोज लूप ये 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ, ये 2 पाई आर के बराबर है। अच्छा, तो 2 पाई आर डी एल इंटीग्रेशन से आ गया बी पैरेलल म्यू नॉट आई जो करंट है एनक्लोज्ड है। तो इधर से अगर हम फाइंड करना चाहे बी पैरेलल, तो बी पैरेलल हमारे पास बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो ये है बी पैरेलल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। लेकिन अगर बी परपेंडिकुलर को देखा जाए तो बी परपेंडिकुलर तो आपके पास 0 हो जाएगा। मतलब अगर बी परपेंडिकुलर जो लास्ट अभी हम ने बता दिया कि अगर लेंथ और बी एल इनके दरमियान अगर एंगल 90 है, तो फिर कोई आपके पास 0 आ जाएगा, तो बी परपेंडिकुलर मीन्स के बी परपेंडिकुलर नहीं है। अब ये तो एम्पियर्स लॉ है, जो आई बिलीव कि आप लोगों को ये पता है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन इनर्शियल फ्रेम्स, मतलब इनर्शियल फ्रेम में किस तरह हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास एक लूप है, ये एक वायर है और लेंथ है कोई भी, और इस पे डिफरेंट चार्जेस है। इफ ऑल द चार्जेस एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पे है और ये एस फ्रेम है, तो अकॉर्डिंग टू एस, ये जो एस फ्रेम है अकॉर्डिंग टू दिस, हमारे पास ई परपेंडिकुलर जो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था, इसका जो ई परपेंडिकुलर है ये लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ई परपेंडिकुलर ये होगा, लेकिन ई पैरेलल आपके पास 0 होगा, बी परपेंडिकुलर आपके पास 0 होगा और बी पैरेलल भी आपके पास 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे बी पैरेलल इसलिए 0 है क्योंकि बी पैरेलल डिपेंड करता है करंट पे। तो ये चार्जेस रेस्ट पे है, जब ये चार्जेस रेस्ट पे है तो इसका तो मतलब ये हुआ कि करंट 0 है, क्योंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जहाँ पे एक चार्ज मोशन में आ जाता है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि करंट प्रोड्यूस होगा। तो बी पर पैरेलल बी 0 होना चाहिए क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो आई करंट 0 हो गया, आई करंट 0 हो गया तो बी पैरेलल 0 हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू एस हमें ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एस ई परपेंडिकुलर जो लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था, ये इसकी वैल्यू ये होगी, ई पैरेलल 0, बी परपेंडिकुलर ऑलरेडी 0 और बी पैरेलल भी 0 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू एस प्राइम आपको क्या कहते हैं कि एक फ्रेम है, एक ऑब्जर्वर है और वो मूव कर रहा है और इसी सिस्टम को स्टडी कर रहा है, तो फिर क्या होगा। देखिए ई परपेंडिकुलर प्राइम, इसमें से गेमा टर्म आ जाएगा, ये तो वाजी बात है कि गेमा टर्म आना चाहिए। ई पैरेलल ये 0 होगा, बी परपेंडिकुलर ये भी 0 होगा। सो व्हाट अबाउट बी पैरेलल परपेंडिकुलर, इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन बी पैरेलल प्राइम जो है
इसकी क्या वैल्यू होगी। इसको देखने के लिए हम एम्पियर्स लॉ को ले आते हैं। एम्पियर्स लॉ, बी पैरेलल, अगर ये हम प्राइम ले लेते हैं तो करंट को भी प्राइम ही ले लेते हैं। वेयर आई प्राइम हमारे पास जो बराबर है वो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम है, क्यू डिवाइडेड बाय टी, जो मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं। और फिर हम क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, क्यू इज इक्वल टू एल, एल प्राइम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर हम बात कर ले, लेमडा की डिफिनीशन है लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यों की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि इस तरह अगर चार्ज डेंसिटी की अगर डिफिनीशन कर ले, चार्ज डेंसिटी लेमडा ये बराबर है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और वो लेंथ जो है हमारे पास एल प्राइम है। तो क्यों की जो वैल्यू इधर से हमें हासिल होता है वो है, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्यों की वैल्यू लेमडा एल प्राइम डिवाइडेड बाई टी है। ये भी याद है आप लोगों को कि एल प्राइम जो हमने लास्ट टाइम लिखा था कैपिटल बाई रिलेटिविटी लेंथ कंट्रैक्शन एल प्राइम विच इज इक्वल टू गेमा एल, ये इसके बराबर है। तो एल प्राइम की अगर वैल्यू पुट कर ले तो गेमा लेमडा एल डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम एस डिवाइडेड बाई टी, ये वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि अगर ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है जो जिस चीज़ की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में होगा, तो इसी वजह से इसको माइनस वी ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस गेमा लेमडा वी आ जाएगा। और ये जो चीज़ है ये आई प्राइम है, और आई प्राइम इधर पुट कर ले तो माइनस गेमा लेमडा वी, और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखें तो बी पैरेलल परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट गेमा लेमडा वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। दिस इज नॉट अ गेमा, दिस इज आर। इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए क्योंकि ये गेमा है और ये आर है, रेडियस है, ये जो लूप है इसका रेडियस है। अच्छा, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, ये हमारे पास इस तरह आना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वर विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v एस प्राइम फ्रेम में है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर आपको एक इक्वेशन दिया जाए कि ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके देखें कि ई स्क्वायर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है। तो देखें ये एस फ्रेम में अगर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम, ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि एस फ्रेम में इन चीज़ों को हमने कैलकुलेट करके देखना है कि ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फाइनल जो एक्सप्रेशन आ जाता है वो क्या है। तो देखिए बहुत आसान मैथमेटिक्स है। यहाँ पे ई स्क्वायर का मतलब ई डॉट ई माइनस बी स्क्वायर का मतलब बी डॉट बी। फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट्स है, एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इसकी भी है ई पैरेलल प्लस ई परपेंडिकुलर, ये माइनस इधर आ गया। इसी तरीके से बी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक बी पैरेलल होगा एक बी परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिए। अब इसमें से हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब ई पैरेलल को इससे मल्टीप्लाई करें तो ई पैरेलल स्क्वायर और ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। बाकी जो ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर जो डॉट आ जाती है इसका तो मतलब ये है कि ये ज़ीरो हो गए, तो वो दो कंपोनेंट आपके पास जो डिफरेंट आ रहे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। और इसी तरीके से माइनस बी परपेंडिकुलर स्क्वायर पैरेलल स्क्वायर माइनस बी परपेंडिकुलर स्क्वायर इन से आ जाता है। अब देखिए ई पैरेलल रेस्ट पे है, देखिए ये याद रखिएगा कि ये अकॉर्डिंग टू एस
ये रेस्ट पे है, तो सिर्फ और सिर्फ हम ये टर्म कंसिडर कर लेंगे, सॉरी ये ई परपेंडिकुलर टर्म, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और ये जो ई पैरेलल है ये ज़ीरो हो जाएगी। ई बी परपेंडिकुलर ज़ीरो, बी पैरेलल ज़ीरो, बी परपेंडिकुलर, क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे है तो ये सारे टर्म्स आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे। तो ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है वो लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर गैमा स्क्वायर, सॉरी ये गैमा नहीं है, ये आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर है। इसमें कंफ्यूजन तो लग रहा है, लेकिन इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। गेमा ये कैपिटल, अगर आप इसको कैपिटल आर ही कर दें तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट रहेगा, आर स्क्वायर ही कर दे, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर कर दे ताकि गेमा से ये डिफरेंट हो। अच्छा, फिर देखते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू एस प्राइम वही चीज़ है, ई प्राइम स्क्वायर माइनस बी प्राइम स्क्वायर, उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, लेकिन प्राइम ही आ जाएगा। यहाँ से ई पैरेलल ये तो ऑलरेडी ज़ीरो हो गया, ये परपेंडिकुलर ये हमें पता है गेमा स्क्वायर, और ये जो नीचे है इसको भी चेंज करना है एज आ आर, ये कैपिटल आर हम लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस म्यू नॉट गेमा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बी परपेंडिकुलर ज़ीरो है, और ये बी पैरेलल इसकी वैल्यू ये है, ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू ये है, और ये भी आर स्क्वायर, ये अगर आप लोग कर दे तो ये आसानी हो जाएगी समझने में। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, अपनी वैल्यूज़ पुट कर दिए, ई परपेंडिकुलर की और बी पैरेलल की, तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। इसमें से अगर आप लोग कॉमन ले लें, देखें ये गेमा स्क्वायर इसमें से इस तरह कॉमन, और ये आर स्क्वायर है, इसको इस तरह लिख लें। फर्दर इसको भी चेंज करें ताकि आसानी हो। मैथमेटिक्स है, इसमें से ये म्यू नॉट स्क्वायर बाहर ही निकाल है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना ये है कि ये जो म्यू नॉट स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, ये असल में स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। ये वेल नोन इक्वेशन है, और इसकी c इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है। तो c स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर इसको उलट दे, मतलब इसको मतलब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाए 1, तो ये भी 1/c स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह हम c स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो गेमा स्क्वायर है, गेमा स्क्वायर असल में है क्या चीज़, गेमा स्क्वायर असल में गेमा फैक्टर है, और गेमा फैक्टर इसकी वैल्यू है 1/1 गेमा की जो वैल्यू है, गेमा स्क्वायर की वैल्यू, गेमा स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ये है। अब इस गेमा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इधर पुट कर लेते हैं तो इसका तो मतलब ये है कि ये नीचे आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये, तो ये सेम है, तो इसके साथ ये गेमा स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। और फाइनली अगर आप लोग देखें तो आपके पास ई प्राइम स्क्वायर माइनस बी प्राइम स्क्वायर विच इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम चीज़ है जो हमने एस में कैलकुलेट किया था। अभी एस प्राइम में
वही जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ये इनवेरिएंट है, ये चेंज नहीं है। तो इसका मतलब है ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज एन इनवेरिएंट, और ये स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट टाइम भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा,